वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल यूवी क्लासेस। कल मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर फर्स्ट के अंदर कुछ टॉपिक पढ़ाए थे, जिसमें आपको मैंने 2 क्वेश्चंस भी दिए थे घर से करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा और आपको कल समझ में भी आया होगा। तो जो कल पहला क्वेश्चन था, जिसके अंदर मैंने आपको शायद चार्ज 4.8 इंटू 10 टू द पावर -6 गुलाम कुछ करके था, और आपको ये देखना था क्या किसी बॉडी पर इतना चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं। तो उसका जवाब होगा यस। आपने निकाल लिया होगा, फिर भी किसी को नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको दोबारा इसको समझा दूंगा। और दूसरा क्वेश्चन जो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, वो आपको मैंने दिया था कि एक कूलाम के अंदर कुल इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है, अर्थात एक कूलाम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। तो उसका नंबर आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो कल हमने कुछ चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, और उसमें एक प्रॉपर्टी थी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसको हमने क्या कहा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अर्थात आवेशों का क्वांटीकरण। अब उसके आगे अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो यहाँ पे एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं कि सजातीय आवेश, मतलब समान प्रकृति के, सेम नेचर। सजातीय आवेश क्या करते हैं, परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं। और विजातीय आवेश जो होते हैं विपरीत प्रकृति के, वो परस्पर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब समान जो आवेश होंगे, जैसे मान लो +q और +q, ये एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और दूसरा है +q और इधर -q, ये एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी, और प्रकृति में ऐसा लागू भी होता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, मान लो यहां पे कोई एक शॉप है, किसी भी चीज की, मान लो कोई भी XYZ, मान लो वो X ऑब्जेक्ट की शॉप है, वो कोई प्लास्टिक के सामान बेचने की शॉप है। अगर उसके बगल में या कोई दूसरी प्लास्टिक के सामान की ही दुकान खुले, अर्थात समान प्रकृति, तो वो दोनों, इन दोनों का आपस में ईर्ष्या होगी। मतलब ये क्या सोचेंगे कि मेरा काम कम होगा और मेरा काम कम। लेकिन अगर इसके बगल में और किसी चीज की, चाय की दुकान खुलती है या और कोई हलवाई की दुकान खुलती है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कारण ये क्या बोलेगा, ये क्या सोचेगा, चलो यार हमको चाय के लिए दूर नहीं जाना होगा, या किसी को कोई सामान चाहिए, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर लेंगे। अर्थात मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो चार्ज होते हैं सेम नेचर के होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट नेचर के चार्ज आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर व्हाइल अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इसके आगे अगर मैं बात करूं दूसरी प्रॉपर्टी की, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो, आवेश मतलब चार्ज द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता। कहने का मतलब, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करूं, किसी बॉडी को चार्ज करूं, तो उसके मास में भी कोई ना कोई चेंज कंफर्म होगा, निश्चित है चेंज होगा। क्यों, कल हमने क्या पढ़ा था कि एक बॉडी से, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। कल का अगर मैं एग्जांपल लूं, कल जैसे देखो, कल वाले हैं, तो ये मान लो हमने माना था वुलन क्लॉथ, ऊनी कपड़ा, और एक छड़ थी, इसके अंदर 100 में से 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, तो इसके अंदर 90 बचे थे, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन अपना द्रव्यमान इतना लेके जाएगा, तो कुल कितना द्रव्यमान गया, 10 गुना। भाई एक इलेक्ट्रॉन के पास खुद का द्रव्यमान है, तो 10 इलेक्ट्रॉन गए, तो खुद का 10 गुना द्रव्यमान लेके वो आगे जाएगा। तो टोटल मैं कहूं कि इसके द्रव्यमान में, ऊनी कपड़े के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई, 10 गुना me। तो इसके द्रव्यमान में कितनी कमी हुई, वही बात। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कल हमने क्या निकाला था, Q बराबर ±n E, जहां पे E इलेक्ट्रॉन का चार्ज था, और ये क्या थी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, जितने इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो रहे थे। उसी हिसाब से वही संख्या
भाई 10 इलेक्ट्रॉन गए तो अपना चार्ज लेके गए, तो वही 10 इलेक्ट्रॉनों ने अपना द्रव्यमान भी परिवर्तित किया। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं परिवर्तित द्रव्यमान कितना होगा, n इंटू me। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली, और आप सबको पता भी है कि द्रव्यमान ऋणात्मक नहीं होता। भाई ज्यादा से ज्यादा किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या हो सकता है, अनंत। लेकिन कम से कम में हम क्या मान सकते हैं, जीरो। अनंत का मतलब भी मिजरेबल तक हम मान लेते हैं। बड़े पिंड जैसे आकाशीय पिंड होते हैं उनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन क्या ऋणात्मक में जीरो से भी कम उसका द्रव्यमान को सोचना भी एक असंभव बात है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि द्रव्यमान ऋणात्मक नहीं होता। तो n बराबर n इंटू me। आपको इन दोनों फॉर्मूलों को मिलाते हुए कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ। कल वाले क्वेश्चन में उठाऊं उसको समझ सकते हैं। इतना कूलम अगर आवेश किसी पदार्थ पर है और किस प्रकृति का है, धनात्मक प्रकृति का है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, पहले तो ये निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। फिर आपसे पूछ सकता है कि उस पदार्थ के द्रव्यमान में कितनी क्षति होगी, कितनी कमी होगी। जैसे इसको अगर मैं करके देखूं तो हमने कल इसके लिए क्या देखा था, Q बराबर n इंटू ई। तो Q का मान मैं यहाँ पे रखूंगा 4.8 गुणा 10 की घात माइनस 6 बराबर n इंटू गुणा 10 की घात माइनस 19। तो n बराबर यहाँ पे अगर मैं इसका इसमें भाग दूंगा 16 या 48, तो डेसिमल से डेसिमल, बिंदु से बिंदु कैंसिल, 6 और ये 19 प्लस का जाके ऊपर कितना हो गया 10 की घात 13। इतने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए। तो अभी 10 की घात जब 13 इलेक्ट्रॉन आ गए तो द्रव्यमान में कमी या वृद्धि, अगर धनात्मक आवेश तो द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी आएगी। क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो कितनी कमी आई, 10 की घात 13 गुणा 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम। अब इसको बैलेंस करो तो 31 और 13 7 20 और 11, तो इसका मतलब 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 18 केजी द्रव्यमान में क्या हो गई, कमी हो गई। अर्थात जिस पदार्थ को आवेशित किया गया है उस पदार्थ में कितने द्रव्यमान की कमी हुई, इतने द्रव्यमान की कमी हुई। समझ में आ गया? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब उसके आगे देखो, अब यहां पे भी बात होगी कि आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता। क्या द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है? हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों ही बातें हैं, संभव है, हो सकता है, हम लोग मान रहे हैं। कैसे? उदाहरण जैसे देखो, इलेक्ट्रॉन पे कोई द्रव्यमान, सॉरी न्यूट्रॉन पे कोई द्रव्यमान नहीं होता क्योंकि उदासीन कण है। आप अच्छे से जानते हैं न्यूट्रॉन कैसा कण है, उदासीन कण है। उदासीन मतलब आवेश रहित है, लेकिन इसके अंदर द्रव्यमान होता है और इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही माना जाता है। बात समझ में आ गई? अब इसका एक गुणधर्म और है, बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो है आपके आवेशों की योज्यता। इसको अगर मैं इंग्लिश में कहूं, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। देखो इसके अंदर क्या होगा, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस के अंदर, कि अगर किसी पदार्थ के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा आवेश हैं, जैसे मान लो ये +3 कूलम, +2 कूलम, +4/3 कूलम, -6 कूलम, इस हिसाब से, और -1 कूलम हिसाब से है, तो इस पदार्थ पे कुल आवेश कितना होगा, इन सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होगा। द टोटल चार्ज एट एनी ऑब्जेक्ट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रेजेंट ऑल चार्जेस। सभी चार्जों का एल्जेब्रिक अगर मैं सम करूं, अर्थात समेशन Q बराबर उनके साइन के साथ ही जुड़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या बताया था आपको, आवेश कैसी राशि होती है, आवेश अदिश राशि होती है। इसलिए जैसे अगर मैं इसी बॉडी का कुल आवेश निकालूं, कुल चार्ज निकालूं, तो कैसे लिखा जाएगा, +3 कूलम, +2 कूलम, चलो 4/3 कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसे 4 कूलम में मान लेता हूं भी, +4 कूलम, -6 कूलम और -1 कूलम। ऐसा नहीं 4/3 संभव नहीं है, कूलम के आगे लग रहा है तो हो सकता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या
भिन्नात्मक नहीं हो सकती, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकती। तो कितना आएगा 3 2 5 और 4 9, 4 2 6 और 3 9, 9 में से 7 गया तो कितना बच गया 2 कूलम। अर्थात इस बॉडी के ऊपर, इस वस्तु के ऊपर कुल आवेश का मान कितना बच गया +2 कूलम। तो आवेशों की योज्यता का मतलब क्या हो गया, किसी पदार्थ पे उपस्थित कुल आवेश उस पदार्थ पे उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होगा। द टोटल चार्ज एट एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस। समझ में आ गया होगा, देखना है तो देख लो एक बार। अब इसके आगे देखो, मैंने कल आपको बताया था कि हम मात्रकों की बात करेंगे, आवेश का मात्रक क्या है। तो आवेश के मात्रक के लिए देखो, अगर मैं आवेश का मात्रक देखूं तो हमारे फिजिक्स के अंदर जनरली जो यूनिट लेते हैं हम एसआई या एमके सिस्टम में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एसआई मात्रक अगर मैं यूनिट की बात करूं तो वो होती है कूलम। लेकिन कूलम जैसे हम धारा की परिभाषा पढ़ते हो, करंट की क्या होता है, चार्ज बाई टाइम। आवेशों के प्रवाह की दर तो Q बराबर I गुणा T। फंडामेंटल क्वांटिटी अर्थात मूलभूत राशि जब आप पढ़ते हो तो धारा और समय मूलभूत राशि होती है। धारा को एम्पियर में नापते हैं और समय को सेकंड में। तो इसका मतलब कूलम या एम्पियर गुणा सेकंड दोनों हो सकती हैं। आवेशों की ऐसा मात्रा क्या हो गया, कूलम या एम्पियर इनटू सेकंड। समझ में आया। अब इसके बाद देखो, हमने 11th क्लास में आपने क्या पढ़ा है, कुछ पद्धतियां पढ़ी है, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस करके। तो यहाँ पे ज्यादातर एसआई और सीजीएस फेमस है। तो अगर मैं सीजीएस की बात करूं तो सीजीएस पद्धति का मतलब होता है कि उसके अंदर जो आवेश का मात्रक है वो है ESU, मतलब फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन वही जो मैंने आपको बताया था कि फ्रैंकलिन नामक, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि आवेश की 2 प्रकार के होते हैं और आवेशों का संरक्षण भी फ्रैंकलिन ने ही बताया था, जिसके लिए अभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है या मैं कहूं कि उसका खंडन नहीं है कोई। तो फ्रैंकलिन या ESU, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो सिस्टम होता है उसके अंदर, इसको हम स्टेट कूलम भी कहते हैं। और यह आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। कैसा मात्रक होता है, सबसे छोटा मात्रक। 1 कूलम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 क्या होता है, ESU होता है। और एक और होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट करके, उसके अंदर क्या आता है, 1 ESU बराबर 1/10 1/10 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और अगर आवेश के सबसे बड़े मात्रक की बात करूं तो वो होता है फेराडे। 1 फेराडे बराबर 96,500 कूलम। ये कई बार पेपर में पूछ लेता है बोर्ड के एग्जाम में कि सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है और उसका कितना मान होता है, कूलम की कितने के तुल्य होता है। 1 फेराडे बराबर 96,500 कूलम। इसके कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं। एक मिली, एम का मतलब मिली, -3, माइक्रो -6, नैनो -9, पिको -12 और फर्मी, फर्मी पढ़ना है -15। अब देखो, ये आपको इन वर्ड का मतलब याद करना है। आगे सी लगाए तो सबके आगे गुलाम गुलाम लग गया। अगर मान लो यहाँ पे फेरेड होता तो फेरेड फेरेड लग जाता, धारिता का मात्रक। हेनरी होता तो हेनरी हो जाता, एम्पियर होता तो जैसे 1 मिली एम्पियर 10 की घात -3 एम्पियर। तो आपको ये याद रखना है, मिली -3, मिली -3, माइक्रो -6, देखो फोनेटिक भी आ रहा है -6, नैनो -9, नाम से पता चल रहा है, पिको -12 और फर्मी -15। ये नाभिक की भौतिकी जब न्यूक्लियस फिजिक्स पढ़ेंगे वहां पे न्यूक्लियर के अंदर बताया जाता है कि ये कैसे आपको यहाँ पे फर्मी आया। ठीक है, अभी आपको छोटे छोटे मात्रक हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो इसके आगे आपने ले लिया होगा। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूं घर के लिए, जो नहीं समझ में आए वो आप पूछ लेना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना, उनको करके देखना, नहीं समझ में आए तो आप मेरे से दोबारा पूछ लेना। मैं आपको कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करोगे तो अगले लेक्चर में उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। वो 2 क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन आप लिख लो, एक पदार्थ को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान मतलब मास में 9.1 नैनोग्राम, देखो अब आ गया ना नैनोग्राम, दोनों किलोग्राम में बदलना आपको, नैनो वर्ड आ गया, समझाया था आपको, की वृद्धि हो जाती है।
इसके अंदर दो चीजें निकालनी है आपको, तो क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ, और दूसरा उस पदार्थ पर कुल आवेश का परिमाण व प्रकृति। मतलब अब देखो, इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो क्या होगा, ए बॉडी इज चार्ज सो डेट देयर मास बी इंक्रीज्ड बाय 9.1 नैनोग्राम। मतलब एक बॉडी को इतना चार्ज किया जाता है कि उसके मास के अंदर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 9.1 नैनोग्राम। कितना, 9.1 नैनोग्राम। तो आपको क्या क्या फाउंड करना है कि हाउ मेनी नंबर्स आर ट्रांसफर्ड, निकाल लोगे। और सेकंड है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज एंड नेचर। तो आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, उदासीन H2 के 4 मोल में कुल कितना आवेश उपस्थित होगा। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इन 4 मोल ऑफ न्यूट्रल H2। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कैसे होता है। जो नहीं हुआ तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। अगर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और जो भी है आपका आंसर जैसा भी आए आप इसके लिए प्रयास करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें, तभी मैं आपको उसका अगले वीडियो के अंदर आंसर बताऊंगा। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा। यहां तक हमारे आवेशों के गुणधर्म पूरे हो गए हैं। अब हमें आगे इसके अंदर हमें आवेशन की क्रिया देखना है कि आवेशन कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था चार्जिंग प्रोसेस, कि हम कल एक बात की थी कि आवेशन के बारे में पढ़ेंगे, चार्जिंग। पहले तो बात है कि चार्जिंग क्या होती है, आवेशन क्या होता है। किसी अनावेशित वस्तु को किसी भी विधि द्वारा आवेशित करना अनावेशन कहलाता है, आवेशन कहलाता है। किसी भी अनावेशित वस्तु को किसी भी विधि द्वारा आवेशित करना आवेशन कहलाता है। टू चार्ज एनी अनचार्ज्ड बॉडी बाय एनी मेथड, टू चार्ज एनी अनचार्ज्ड बॉडी। जैसे ये अनचार्ज है, इसके ऊपर आवेश नहीं है, मैं हाथ लगा पा रहा हूं, लेकिन इसको किसी भी तरह मैं चार्ज कर दूं, किसी भी तरह, एनी मेथड, तो वो क्या कहलाएगा, चार्जिंग कहलाएगा। इसके मुख्य रूप से हमारे पास 3 नियम है। पहला है घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से। दूसरा है स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, स्पर्श के द्वारा या कंडक्शन भी बोल सकते हैं हम लोग। सी हमारे पास है जो तीसरा पॉइंट है, प्रेरण द्वारा आवेशन, मतलब चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये इसके अंदर आपको जो मैं बोलूंगा वो आप थोड़ा सा इसको तैयार कर लेना, आपको एक एक लाइन के हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आराम से। पहला है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन के अंदर क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में क्या किया जाता है, घर्षण कराया जाता है, किसी भी प्रकार फ्रिक्शन कराया जाता है। जैसे मान लो अभी हमने बात की थी कि एक रोड को ऊनी कपड़े से घिसा गया, हाथों को आपस में फ्रिक्शन कराया जाए, तो उसके अंदर एक गुण उत्पन्न होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं, और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, आवेशन की क्रिया। आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जैसे छोटी क्लास में
कंघी को या सूखे बालों में कंघी को कंघी करो, उसके बाद आप कागज के पाले के जाओ, वो अट्रैक्ट होता है, आकर्षित करता है। स्केल होता है, बालों में रब किया वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है। आपने देखा होगा सर्दियों में जैसे ही शर्ट उतारते हैं या कोई टी शर्ट तो झलकी सी आवाज आती है, जैसे लाइटिंग लाइटिंग से लगता है, वो भी क्या एक आवेशन का उदाहरण है। तो इस प्रकार बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे रूटीन लाइफ में आपने देखा होगा कि टीवी जब चलता है तो उसके अंदर भी क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है, उसके पास हाथ लेके जाते हैं तो झरझर की आवाज आती है, वो भी सब क्या है, आवेशन की क्रिया है। दूसरा है स्पर्श चालन द्वारा आवेशन, मतलब किसी चीज को टच कराना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब एक आवेशित बॉडी को, आवेशित पदार्थ को अनावेशित पदार्थ के संपर्क में लाया जाए तो उसके अंदर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वह वस्तु भी आवेशित हो जाती है। जैसे मान लो मेरे पास कोई बिजली का तार हो, ये बिजली का तार है, अब इसके अंदर करंट आ रहा है, लेकिन ये बोर्ड, ये लोहे की टेबल होती है मेरे पास, ये लोहे का बोर्ड होता है मान लो, तो मैं इसको जैसे यहाँ पे टच कराऊंगा तो इसका मतलब यहाँ पे करंट आएगा, बोर्ड के अंदर करंट आएगा, आपको पता भी है ये बात। तो इसका मतलब कि मैं जब बिजली के वायर को टच कराता हूं किसी अनचार्ज बॉडी के अंदर तो उसके अंदर क्या होता है, आवेशन होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार की विधि को कहते हैं स्पर्श चालन द्वारा आवेशन। समझ में आ गया, चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट या चार्जिंग बाई कंडक्शन। नेक्स्ट है प्रेरण द्वारा आवेशन। देखो हमने दो पढ़ लिए, अब नेक्स्ट कौन सा है, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसको मैं कह सकता हूं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, सॉरी चार्जिंग बाई इंडक्शन। इसमें क्या होता है, देखो करना ये भी आवेशन ही है, मतलब अनावेशित वस्तु को आवेशित ही करना है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि मान लो मेरे पास ये चार्ज्ड है और ये अनचार्ज्ड है, ये आवेशित है, ये अनावेशित है। अब अगर मैं इसको इसके पास लेके आऊं तो पास लेके आने पर इसको टच नहीं करा रहा हूं, केवल पास लेकर आ रहा हूं तो भी ये क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। तो इस प्रकार की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, चार्जिंग बाई इंडक्शन। बात समझ आ रहा है कैसे, देखो ध्यान से, आपको मैं तीनों को समझाने के एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये जैसे जनरली हमारे जब स्कूल क्लासेस चलती है तो आप क्या देखते हो कि शुरू में जैसे ही आपकी स्कूल चालू हुई, मान लो जून जुलाई में चालू होती है, तो टीचर्स लोग क्या करते हैं, आपको मोटिवेट कहानी सुनाते हैं, मान लो एपीजे अब्दुल कलाम जी की, स्वामी विवेकानंद जी की, मतलब सक्सेसफुल पर्सन की कहानी सुनाते हैं, आपको टच नहीं करते किसी प्रकार, मतलब इन शॉर्ट उनका मैसेज होता है कि आप कैसे भी पढ़ो, आप अपने टाइम को यूटिलाइज करो। तो इसका मतलब उन्होंने आपको टच नहीं किया लेकिन आपको चार्ज कर दिया, और आपके अंदर जुनून चलता है, आप एक दिन दो दिन, वो अलग बात है कितने टाइम तक आप चार्ज रहे, घर जाते ही एक दिन पढ़े दूसरे दिन फिर ठंडे, भाई वो ह्यूमन नेचर हो गया। बट हमने क्या किया, इंडक्शन, एक तरह से मोटिवेशन, मतलब टच नहीं करना, केवल दूरी के कारण उसको क्या करना है, आवेशित करना। फिर जैसे ही आपके हाफ ईयरली के एग्जाम आते हैं, तब आपके अगर किसी के मार्क्स कम आ रहे हैं, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो वो लोग क्या करते हैं, आपको पनिश करना शुरू करते हैं, डंडे मारना या किसी प्रकार से पनिश करना, मतलब चार्जिंग बाई कॉन्टैक्ट। समझ में आ रहा है, तो उनका उस वक्त भी क्या मोटिवेशन होता है, ये सुना होता है कि आपको किसी प्रकार पीटा जाए, पनिश किया जाए, नहीं, उनका टारगेट होता है आपको कैसे भी पढ़ाया जाए, मतलब आपको चार्ज किया जाए। बात समझ में आ रही है। तो इसका भी तो एक छोटा सा क्वेश्चन है जो हमारे कई बार आता रहता है। मान लो ये मेरे पास एक स्पेयर है और मैंने आपके 4 केस बना लिए, समझने की कोशिश करना, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। इसके अंदर जो ये है चालक, मतलब कंडक्टर, और ये स्टैंड जो है ये इंसुलेटर है, कुचालक। ये चालक कुचालक वैसे तो आप सब जानते हैं, वरना इसके ऊपर जो कल का लेक्चर होगा हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इस हिसाब से अब कई बार आपके पास क्वेश्चन क्या आता है कि किसी स्पेयर को प्रेरण द्वारा ऋणावेशित कीजिए, प्रेरण द्वारा आवेशित कीजिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमने लिया जो कि इस वक्त अनावेशित है, अनचार्ज्ड है, मतलब ये चार्ज नहीं है, ये अनचार्ज है।
फिर मैंने क्या किया, इसके पास एक चार्ज रोड लेके आया। ये रोड है जो पॉजिटिव चार्ज से चार्ज है। किससे? पॉजिटिव चार्ज से रोड क्या है? चार्ज है। देखो हम आगे जब पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि कोई भी मेटल होता है, मान लो एक मेटल है तो इसके अंदर प्लस और माइनस, जैसे प्लस प्रोटॉन वगैरह होते हैं, प्रोटॉन जैसे पार्टिकल होते हैं, उनका क्या होता है? प्लस का सेंटर और इलेक्ट्रॉनों का नेगेटिव का सेंटर। इनके जब ये आवेश, बहुत सारे आवेश होते हैं, वो सब किसी बिंदु पे सेंटर माने जा सकते हैं। तो उनके जो सेंटर होते हैं जब तक एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, ये प्लस का और ये माइनस का, इसी के ऊपर बना दिया, तब तक तो पार्टिकल न्यूट्रल माना जाता है। इसको हम लोग डाइपोल्स वगैरह कहते हैं। ये आगे अभी हम पढ़ेंगे आगे लेक्चर्स के अंदर। तो अभी देखो हमें ये समझना है, जैसे मैं इसके पास लेके आया पॉजिटिव चार्ज रोड, तो आप क्या जानते हैं? अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। तो इसका मतलब प्लस के पास इस तरफ कौन कौन से चार्ज आ गए? नेगेटिव चार्ज, आपको दिख रहा होगा। और अपोजिट साइड में कौन से चार्ज आ गए? पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब अगर जब मेरे को ये चार्ज करना है तो मैंने क्या देखा, इसके पास एक रोड ले आया, लेकिन जैसे रोड हटाऊंगा ये वापस प्लस माइनस एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? ओवरलैप हो जाएंगे, या फिर एक दूसरे के साथ वापस रिकंबाइन होके न्यूट्रल चार्ज कर देंगे। अभी सेपरेट सेपरेट है। तो मैंने क्या किया, एक प्रोसेस होता है हमारे पास जिसको ग्राउंड प्रोसेस या भू संपर्कित करना कहते हैं। इसको ग्राउंड करना या अर्थ करना या भू संपर्कित करना कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये माना जाता है कि जो पृथ्वी है एक अनंत चालक की धारिता का, एक पृथ्वी जो गोला माना जाता है, एक अनंत धारिता का गोला माना जाता है, तो उसके अंदर से कितना ही आवेश ले सकते हैं, उसको कितना ही आवेश दे सकते हैं। जैसे मैंने यहां से जोड़ा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब हमने क्या बात की थी? इलेक्ट्रॉनों की कमी। क्या बात की थी? इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो इसका मतलब ग्राउंड से, अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू इस स्फीयर के अंदर आ जाएंगे। इस स्फीयर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव की जगह कौन आ जाएंगे? नेगेटिव आ जाएंगे। अभी जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव यहां बन रहे थे। उसके बाद क्या होगा? पॉजिटिव के साथ यहां से ग्राउंड से कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन तो पहले थे ही, अब ये कुछ इलेक्ट्रॉन और आ गए। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा? इस पॉजिटिव रोड को हटाना होगा। पॉजिटिव रोड को हटाते यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और कलेक्ट हो जाएंगे। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये किसके कारण है? ग्राउंड के कारण। फिर ग्राउंड का वायर भी हटा देंगे। इसका मतलब इसके ऊपर क्या एक्स्ट्रा हो गए? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाए तो वो बॉडी क्या मान ली जाती है? नेगेटिवली चार्ज्ड। मतलब ये नहीं है कि एक्स्ट्रा है तो नेगेटिवली चार्ज, मतलब चार्ज मान सकते हैं उसे। तो ये बॉडी हमारे पास क्या हो गई? नेगेटिवली चार्ज हो गई। इसमें हमने रोड को इसके कांटेक्ट में कराया क्या? नहीं कराया ना, टच। तो इसका मतलब ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन। आप एक तरह से प्रोसेस समझो, इसका मतलब हो गया मोटिवेट करना। मोटिवेट करते वक्त हम किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को टच नहीं करते हैं, हम मोटिवेशन लेक्चर दे रहे हैं, एक तरह से किसी को समझा रहे हैं। तो समझाते हुए तो नहीं कि उसको पनिश कर दिया। ये है चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट, ये कंडक्शन। तो समझ में आ गया होगा। ये स्टेप है कि आप लिख लेना कि सबसे पहले हमने चालक गोला लिया जिसको कुचालक स्टैंड पे रखा गया है। उसके बाद उसके पास एक धनावेशी छड़ लेके आया, जिसके कारण एक छड़ के नजदीक वाले सिरे पर ऋणावेश, दूसरे अपोजिट साइड पर कौन सा के धनावेश आ गया। ऐसे ही थर्ड में और ऐसे ही फोर्थ में जो मैंने आपको बताया स्टेप वाइज आप लिख लेना इसको। तो इस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे आज का था चार्जिंग। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आज एक छोटा सा टॉपिक और है, इलेक्ट्रोस्कोप। कौन सा? इलेक्ट्रोस्कोप। तो वो भी हम आज देखेंगे। देखो वो क्या होता है बेटा। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने।